हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा। आज की क्लास है ओरिएंटेशन क्लास, जो लेक्चर नंबर 1 हिंदी साहित्य का लेक्चर नंबर 1 है। जो लगभग ये क्लास 20 से 30 मिनट का होगा और ये पूरा कंप्लीट कोर्स। पहले आज इंट्रोडक्शन ज़्यादा दे देता हूँ। जो ये कंप्लीट कोर्स आपका जो होगा वो लगभग 200 लेक्चर होगा और ये सभी लेक्चर 20 से 25 मिनट का होगा। एक लेक्चर कितने मिनट का होगा? 20 से 25 मिनट का होगा। जो टीचर इसी टॉपिक को समझाने में लगभग 3 घंटे लगा देते हैं, मैं उसी को 3 घंटे को समराइज करके बहुत डिटेल्स में, है ना, अपने नोट्स बनाकर आपको मैं समझाऊंगा 20 से 25 मिनट में, जो आपको बहुत ही सहायता मिलेगा इस हिंदी साहित्य की ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। और इस लेक्चर के बाद क्या होगा? इस लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, है ना, यूपीएससी नोट्स विथ एक के, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये इसी के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलता है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले कि साहित्य, हिंदी की साहित्य क्या होता है। साहित्य का मतलब सब साहित्य हो सकता है, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, है ना, मैथिली साहित्य, जितने साहित्य होता है, जो भाषा होता है सभी का साहित्य होता है। ये हिंदी साहित्य भी ऐसा ही होता है। तो हम लोग भारतीय है, तो हिंदी साहित्य जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि हिंदी जो लैंग्वेज जो होता है वो लिखने में बहुत सहायता प्रदान करता है हिंदी साहित्य। और अदर सब्जेक्ट जो होता है जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ, है ना, हिस्ट्री हुआ, इसमें दोनों मिक्स होता है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मिक्स होता है इसमें ऑप्शनल के लिए। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी स्टूडेंट्स के लिए क्या बढ़िया, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बढ़िया होता है? वह हिंदी साहित्य होता है। ठीक है, जो आपको बहुत बढ़िया से लिखने में और हिंदी को और स्ट्रॉन्ग करने में सहायता प्रदान करता है हिंदी साहित्य। तो शुरू करेंगे कहानी खंड से। कहानी खंड से सबसे पहले शुरू करेंगे, है ना। प्रेमचंद की कहानी सबके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद की कहानी, है ना, जय शंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इस सभी कहानी के बारे में सबसे पहले इस सब खंड के बारे में पढ़ना है। एक कहानी खंड होता है, उपन्यास खंड, इस सभी के लेकिन शुरू में हम पढ़ेंगे, इस सभी की डिटेल्स में बताऊंगा अभी इसी लेक्चर में। तो सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे? कहानी खंड पढ़ेंगे। ठीक है। इस और अगर ये लेक्चर बढ़िया लगेगा तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो समझ में आएगा बढ़िया से। और तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा एक क्वेश्चन इस हर एक टॉपिक के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं यहीं से। ओरिएंटेशन क्लास है आज की क्लास, लेक्चर नंबर 1, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और इसका सिलेबस में मैं बता दूंगा इसी पर, अपने यूट्यूब चैनल पर लाइन बाई लाइन बताऊंगा कि हाँ इस सिलेबस का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी पूरा सीमित सिलेबस दिया हुआ है, अनडिफाइंड। सिर्फ देख भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे इकोनॉमी की बात करें तो इसमें दे दिया रहता है सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है उस सभी को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा अपने चैनल पर, ऑप्शनल यूपीएससी सिलेबस लेकर। फिर पीवाईक्यू हुआ, बहुत हुआ। ठीक है, पीवाईक्यू मेन। देखो यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि किसी भी यूपीएससी की तैयारी के लिए
सबसे पहले सिलेबस देखना इम्पोर्टेंट। सिलेबस क्या? सिलेबस। दूसरा PYQ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सिलेबस और PYQ, इसी से लगभग हमको सभी जितना टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं उनको मैं देखता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले सिलेबस 3-4 बार हम देखबे मतलब पूरा रट गए हैं, है ना। PYQ 4 से 5 बार लगाए हैं, है ना। तो इसके बाद मैं क्रैक किया हूँ UPSC एग्ज़ाम। वैसे ये जो कठिन एग्ज़ाम है पूरा ऑल इंडिया में, उसको मैं क्रैक किया हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको मैं बताऊंगा कि हाँ, इस टॉपिक के बाद जैसे लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों को मिलाकर PYQ पूछा हुआ है, UPSC BPSC और UPPSC जो उत्तर प्रदेश का संस्था है, तो सभी सेम ही है, सभी क्वेश्चन सेम है। इससे सबसे हाई लेवल पर आता है UPSC, इसके बाद UPPSC जो उत्तर यूपी का है, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बिहार का। बिहार में बहुत ही सीमित दिया, बहुत ही आसान पूछता है कि पूछ देगा कि उपन्यास के बारे में बताइए कि उपन्यास में प्रेमचंद का योगदान क्या है ना। यथार्थवाद की ओर कैसे गए, आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर कैसे उन्होंने उपन्यास को ले गया, है ना। बहुत ही सीमित पूछता रहता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है ओरिएंटेशन क्लास, लेक्चर नंबर 1। तो इसमें क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 में ये हिंदी साहित्य क्या होता है। तो साहित्य को पढ़ने से पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, वाङ्मय क्या होता है। वाङ्मय क्या होता है, वाङ्मय 2 शब्दों से बना होता है, वाग जो और मय। वाग का मतलब होता है वाणी या भाषा, वाणी या भाषा। मय का मतलब मन या भाव, सॉरी, मन मन या भाव। नाम है कि मय या भाव, ठीक है, मतलब प्रचुरता हो और या उससे युक्त हो, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है वाङ्मय का, वाङ्मय का डेफिनेशन होता है कि जो कुछ भी वाणी या शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया हो वह वाङ्मय है। जैसे मतलब क्या हुआ, पहले दूसरों को डेफिनेशन समझ, इसके बाद हम समझाएंगे। जैसे मौखिक या लिखित भाषा हो में प्रस्तुत अभिव्यक्ति वाङ्मय कहलाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी कुछ भाषा है या जो भी कुछ भाषा हो, जब हम भाषा के माध्यम से या लिखित रूप में किसी को हम बताते हैं बातों को, है ना, वही क्या हुआ, वाङ्मय हुआ। वाङ्मय हुआ, वाग्जोरमय वाङ्मय हुआ, ठीक है। ये वाङ्मय मौखिक हो या लिखित हो, लिखकर हम बताएं किसी को या बोलकर बताएं, ऐसे क्या हुआ, वाङ्मय हुआ। समझ गया, समझ गए आप। चलिए अब आते हैं भाषा क्या होता है। तो भाषा यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, भाषा का। तो भाषा क्या होता है, भाषा का 2 तरह के होता है, पहले व्यापक भाषा होता है और दूसरा सीमित भाषा होता है ना। व्यापक भाषा में क्या आता है, व्यापक भाषा ब्रॉड सेंस मतलब इसका होता है इंग्लिश। तो व्यापक भाषा होता है, भाषा केवल बोलना या लिखना नहीं होता है। व्यापक भाषा में इसको बोलकर बताएं या लिखकर बताएं, ये भाषा नहीं होता है, बल्कि अभिव्यक्ति या हर माध्यम भाषा के हैं। इसके अंतर्गत दो मुख्य चीजें दिखाई गई है ना। इसके अंतर्गत भी 2 चीज है, क्या क्या है, पहला संकेत और दूसरा है पशु पक्षी की आवाजें। एक तरह से दिया हुआ पहला संकेत है और पशु पक्षी की बोली है। साइंस या सिग्नल, जब हम ट्रैफिक को देखते हैं तो ये सारा समझ जाते हैं कि हाँ ये ट्रैफिक रुकने के लिए है या जाने के लिए है, ठीक है। ये उसी तरह है, उसी तरह क्या है, उसी तरह है, सॉरी, उसी तरह है हाथ हाथ के इशारे या चेहरे के हाव भाव से पहचानना कि ये क्या बताना चाहते हैं, है ना। तो ये भी एक क्या हुआ है, ये भी संभाषा है। पशु पक्षी की आवाज़ें, जानवरों द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले संदेश भी व्यापक अर्थ में भाषा के, जैसे ये जानवर भी एक दूसरे से बात करते होंगे, है ना। ये भी क्या हुआ, एक भाषा हुआ। सिर्फ ऐसे मतलब जो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम बोलकर या किसी को हम लिख कर हम बताती है भाषा नहीं हुआ। दूसरे की बोली भी या सिग्नल भी एक भाषा होता है, ये बताना चाहता है ये। इसके बाद पहला दूसरा है सीमित रूप, लिमिटेड सेंस।
सीमित रूप में क्या होता है कि सीमित या व्याकरणिक अर्थ में भाषा केवल उसे माना जाता है जो जो शब्दों पर आधारित हो। इसके दो मुख्य भाग हैं। सीमित भाषा में क्या होता है, जब जो हम लिख कर या बोलकर हम बोलते हैं, है ना, बोलकर हम बताते हैं किसी को। जैसे मौखिक में क्या होता है, जब हम मुंह से मतलब जो हम बोलकर हम बताते हैं, मुंह से बोलते हैं, है ना, तो ये क्या हुआ, मौखिक भाषा हुआ, है ना। और जब हम लिख कर मुद्रित या रिटेन और प्रिंटेड, है ना, जब हम अक्षरों और शब्दों के माध्यम से हम कागजों या कागजों या स्क्रीन पर लिखा या छपा जाता है, तो ये क्या हुआ, लिखित भाषा हुआ। तो भाषा के बारे में समझ गए, भाषा कितने हैं, एक सीमित भाषा है, वो है व्यापक भाषा। वांग्मय के बारे में पढ़े कि वांग्मय क्या होता है, और डिटेल्स में पढ़ते कि वांग्मय होता क्या है। ये तो डिफिनेशन पढ़े हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वांग्मय का अर्थ केवल कहानियाँ या कविताएं नहीं है। वांग्मय का मतलब क्या है, केवल कहानी या कविताएं नहीं है, इसमें वह सब कुछ शामिल है जो लिखा या बोला गया हो। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। तो मतलब वांग्मय के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन, वार्ता, शास्त्र और साहित्य, 3 भाग हुआ। अब पहला कौन है, वार्ता, स्पीच। वार्ता या बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ केवल अर्थ का महत्व होता है। अर्थ का मतलब समझे, एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है। आगे समझाता हूँ कि अर्थ का मतलब क्या होता है। किसी को हम बोलते कि आज हम घर गए थे, तो एक हाव भाव अर्थ में दूसरा है। तो एक दूसरा भाषा में बोलेंगे आज हम घर गए थे, है ना, तो ये दूसरा, तो यही अर्थ हुआ, है ना। उसी भाषा को अनेक तरीकों से बोलना क्या हुआ, अर्थ है ना, अर्थ है। ठीक है, समझ गए। तो क्या बोल रहा है कि वार्ता अथवा बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ अर्थ का महत्व होता है, शब्दों का नहीं। इसीलिए हम शब्दों को बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं, इससे अर्थ में बदलाव नहीं होता है। जैसे मुहावरे और आम बोलचाल की भाषा शामिल होते हैं। जैसे मुहावरे की एग्जाम्पल ले लो, 9 2 11 हो जाना, तो मतलब भाग जाना, है ना। तो 9 2 11, 9 2 11 हो जाना, एक अर्थ यह हुआ। तो इसका मतलब क्या हो, भाग जाना, भाग जाना, दूसरा अर्थ यह हुआ। तो अर्थ का महत्व इसमें ज़्यादा हुआ कि 9 2 11 हुआ, इसी का मतलब क्या हुआ, भाग ही जाना होता है। तो ये शब्द शब्द इसमें महत्व है ज़्यादा। ये सब बदल कर भी लिख दिए हैं यहाँ पर, तो कोई चीज़ चेंज हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब वह होता है मुहावरे में कि हाँ 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो अर्थ पे इसमें डिपेंड करता है। ठीक है। शास्त्र शास्त्र मतलब कि वाग्मय का वह हिस्सा है जहाँ भाषा व्यवस्थित और सटीक रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी भी परिभाषित शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है, अर्थ की क्षति हो जाती है ना। जैसे शास्त्र में क्या होता है, शास्त्र ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र है। इसमें वैज्ञानिक बातें और सैद्धांतिक ज्ञान शामिल होता है ना, सैद्धांतिक ज्ञान शामिल होता है। तो शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, शब्द का महत्व इसमें किसमें, शास्त्र में ज़्यादा होता है अर्थ की तुलना में। क्योंकि सिद्धांत और शोध थीसिस में सटीक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होता है, मतलब निश्चित होता है। जैसे वेद में, पुराण में, दर्शन में और जीव विज्ञान में ये शब्द एको मतलब शब्द का महत्व इसमें ज़्यादा होता है कि हाँ ये शब्द बहुत बढ़िया है, मतलब ये सत्य है, ये शब्द सत्य है ना। तो इसमें इस मतलब शब्द इसमें अर्थ का महत्व नहीं और अधिकतम शब्द का महत्व होता है, और अर्थ बोला जाता है कि इसी शब्दों पर टिका होता है शास्त्र में। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्या है, साहित्य, लिटरेचर। साहित्य क्या होता है, जो हम शुरू में बात किए थे कि साहित्य को पढ़ने से पहले वांग्मय को समझना बहुत जरूरी है ना। तो अब आया है साहित्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, साहित्य
की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? फैक्ट, निश्चित नहीं हो सकता है, ठीक। और किंतु साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठा से है। सामान्य किसी रचना को साहित्य तब कहा जाता है जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। किसी भी रचना को साहित्य कब कहा जा सकता है? जिसमें इसमें 3 गुण विद्यमान है। पहला है, कौन सा गुण है होना चाहिए? उस रचना में कौन सा गुण होना चाहिए? उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, बल्कि दोनों शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बनी रहे, तभी ये साहित्य होगा। उस रचना को हम साहित्य कह सकते हैं। दूसरा नंबर है, दूसरा क्या है? दूसरा नंबर है कि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। इसका मतलब क्या होगा? सौज और हित का मतलब कि व्यापक हित। कोई भी रचना को, साहित्य को पढ़ेंगे समाज, तो उसको बहुत बढ़िया लगे, व्यापक हित इसमें जागृत होगा, है ना, बहुत बढ़िया पढ़ने में लगेगा। तो वो उसमें ये होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य में, तुलसीदास और कबीरदास के साहित्य जब पढ़ते हैं तो लोगों में इतना प्रेम और सीख मिलती है उस साहित्य को पढ़ते वक्त, जो वह वर्तमान में उस साहित्य से अपना कार्य कर सके, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि उसमें समाज के व्यापक हित की भावना हो। उस साहित्य को पढ़ते समय उसमें व्यापक हित की भावना जागृत हो। तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य ऐसा ही है, एग्जाम्पल के तौर पर। तीसरा नंबर है, उसमें रमणीयता और सौंदर्य के रस उपस्थित हो। रमणीयता सौंदर्य मतलब मधुर बातें इसमें शामिल हो उस रचना में, है ना, तभी इसको हम कह सकते हैं कि एक साहित्य है। जैसे बिहार और अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वारसे अज्ञे, ठीक। का साहित्य इन प्रतिमानों पर महत्वपूर्ण है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं साहित्य का उदाहरण। एक से समझा देता हूँ कि साहित्य का उदाहरण जैसे बोले कि कबीरदास और तुलसीदास का साहित्य इस परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीरदास का दोहा एक है, बुरा जो देखो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोया, ठीक। इसको जब हम कबीरदास की कविता में पढ़ेंगे तो इसको एक्सप्लेन बढ़िया से करेंगे कि होता क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यह समझ गए कि हाँ, ये एक कविता जो इतना बड़ा बढ़िया से रचना लिखे हैं, तो इसको हम साहित्य में शामिल कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह प्रेमचंद की मुंशी जी की कहानी है ईदगाह, है ना, जो चिमटा खरीदता है, ये वाला है ना, जो हम पूरा डिटेल्स में जब वो शुरू में कहानी खन शुरू करेंगे तो उसमें मैं बात करूँगा, ठीक है। अभी हम उससे पहले हम इसमें आया था कि साहित्य एक वस्तुनिष्ठ की तरह गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? फैक्ट। जैसे हमारे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ये सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए। तो ये क्या हुआ? एक फैक्ट हुआ। सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ क्या मतलब क्या होता है? राय। जैसे साहित्य का डिफिनेशन सभी के लिए अलग अलग हो सकता है ना। इकोनॉमी और शास्त्र का डिफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? सबके लिए एक ही आंसर हो। जैसे नहीं, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रीलिम्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबके लिए एक ही को सही आंसर होना चाहिए, सही, है ना। तो यही ना प्रीलिम्स में, ये कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबके लिए अलग अलग लिख सकते हैं। मेंस में क्या होता है? सब अलग अलग लिखते हैं, अपने राय देते हैं, है ना। तो ये हुआ सब्जेक्टिव हुआ। अब आता है कि साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। साहित्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। पद्य, पोइट्री इसको कहते हैं, गद्य, प्रोज और चंपू काव्य मिश्रित। पद्य जिसमें तुक और छंद प्रधान हो, गद्य में तथ्य प्रधान हो, जिसमें तथ्य प्रधान हो। तुक और छंद का मतलब क्या होता है? जिसमें कहानी की तरह हो लेकिन 11-13 ये लाइन होता है कविता का। इसमें 11 शब्द होगा, इसमें 13, फिर आएगा यहाँ पर 11-13,
इस तरह से होता है। मैं समझाऊँगा जब हम कविता मतलब जब पद्य चालू करेंगे तो ये 11 होता है कि कितना होता है, मैं सब समझाऊँगा, ठीक है? जब धीरे-धीरे ये मैराथन क्लास है, तो यहाँ पर देखो, तो ये हो गया, इसमें तुक और छंद प्रधान होता है, इसमें तथ्य प्रधान ये होता है, तथ्य प्रधान होता है, इसमें मिश्रित होता है। और पद्य और गद्य को कौन सा शब्द अलग रखता है, तो लय एक है, लय। जैसे व्याकरण के नियमों का उल्लंघन, लय क्या करते हैं, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं। गद्य जो दिया रहेगा वह व्याकरणीय भाषा में दिया रहेगा, और पद्य जब हम इसको इसमें बात करेंगे उसी गद्य को पद्य में परिवर्तित करेंगे, तो ये लय से क्या होगा, व्याकरण का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो क्या हो। और एक है मिश्रित, जो दोनों का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक याद कर लो कि मैथिली शरण का एक यशोधरा है जो जिसमें पद्य और गद्य दोनों शामिल होते हैं, ठीक है? जैसे आज, आज जैसे आज एक एग्जाम्पल पहले हम नोट्स बनाए हैं तो हम लिखे हुए थे। मान लो कि आज 5 फरवरी है ना? हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है। चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, बीच-बीच में घड़ी भी देख रहे हैं, ठीक? ये क्या हुआ, कहानी गद्य की तरह हुआ। और इसको हम पद्य में परिवर्तित करके कैसे करें? 5 फरवरी है आज, 5 फरवरी है आज, पहली कक्षा है आज साहित्य की, पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी गंभीरता से, फिर डॉट 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 डॉट, है ना? फिर देख रहे हैं घड़ी बीच-बीच में, फिर डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो ये क्या हुआ? एक पद्य हुआ। तो ये कौन लय अलग करता है? लय। ये व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर दिया। अब आता है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। सौंदर्य शास्त्र क्या होता है? ये साहित्य का केंद्रीय तत्व है। ये एक मैथ्स में लिखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि साहित्य का केंद्रीय तत्व कौन है? सौंदर्य शास्त्र, ठीक है? तो इतना है, तो बस हो गया, आज के लिए इतना ही है। इसका शॉर्ट्स नोट्स और ये नोट्स दोनों, इसका शॉर्ट नोट्स प्लस जो मैं इस पर समझाया हूँ, ये नोट्स, क्लास नोट्स, दोनों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसका लिंक होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। और एक बात और बता देता हूँ कि ये क्लास लगभग 200 लेक्चर का होगा। संडे, सैटरडे टू संडे, 2 सप्ताह में 2 दिन आएगा। कौन-कौन? एक सैटरडे और एक संडे। शनिवार और रविवार को 2 दिन क्लास होगा, जो बहुत ही क्योंकि ये 3 साल का कोर्स लगभग मान के चलो, तो मैराथन क्लास धीरे-धीरे यहाँ पर होगा। जो हमारे, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 सप्ताह 7 दिनों में 5 दिन क्या होगा, जीएस का होगा, और 2 दिन क्या होगा, ऑप्शनल का होगा, ठीक है? 7 दिन में 5 दिन जीएस का क्या होगा और 2 दिन ऑप्शनल का होगा, इतना ही। तो चलो, आज के लिए इतना ही है। और बढ़िया से ये लेक्चर देखो शुरू से लेके लास्ट तक, और बताना कि हाँ समझ में आया कि नहीं। समझ में अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, और जो समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।